Welcome to Galaxy Classers, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका क्लास 10 हिस्ट्री की इस जर्नी में। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। देखो बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ डेट्स और इवेंट्स के बारे में नहीं है। ये चैप्टर है हिस्ट्री को लिखने की हिस्ट्री। बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आगे के सारे चैप्टर समझने में ज़बरदस्त हेल्प करेंगे। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इस चैप्टर को मास्टर करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखो। एक तरफ एक साइंटिस्ट है, अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और दूसरी तरफ एक हिस्टोरियन है, पुराने कागजात यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स के बीच बैठा है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ये आखिर लिखी कैसे जाती है? क्या इसका भी कोई साइंटिफिक मेथड है, जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है? द बिग क्वेश्चन इज हिस्ट्री अ साइंस? आज इस पूरे सेशन में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम सब बनेंगे हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स और पता लगाएंगे कि इतिहास को लिखने का असली तरीका क्या है। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हिस्टोरियोग्राफी क्या चीज़ है, फिर देखेंगे कि पुराने ज़माने में लोग हिस्ट्री कैसे रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद आएगी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी और उसके अहम थिंकर्स यानी स्कॉलर्स। बिल्कुल चिंता मत करना, हम हर एक टॉपिक को डिटेल में और एकदम आसान तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। सेक्शन 1, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम वर्ड लगता है ना? आखिर इसका मतलब क्या है? चलो पता लगाते हैं। बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझो। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है इतिहास लेखन, यानी इतिहास को रिसर्च करके, उसकी जांच पड़ताल करके लिखने का जो साइंटिफिक मेथड है, उसी को कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। द राइटिंग ऑफ अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। अगर और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हम हिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि वक्त के साथ साथ हिस्ट्री लिखने का तरीका कैसे बदला, और जो स्कॉलर ये काम करता है उसे हम कहते हैं हिस्टोरियन। तो हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। इज हिस्ट्री अ साइंस? देखो, नेचुरल साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर हम यूनिवर्सल लॉज बना सकते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये लॉ इंडिया में भी सेम है और अमेरिका में भी, बट हिस्टोरिकल रिसर्च में ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? दो सिंपल रीजंस हैं। एक, हम उस टाइम में उस इवेंट के दौरान वहाँ आजी फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, और दूसरा, हम पास्ट इवेंट्स को, गुजरी हुई घटनाओं को लैब में दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते। क्या हम पानीपत की लड़ाई को किसी लैब में दोबारा करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए हिस्ट्री में कोई यूनिवर्सल, हमेशा लागू होने वाले लॉज नहीं बनाए जा सकते। तो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो फिर हिस्टोरियन क्या करता है? एक हिस्टोरियन बच्चों एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। ये हैं एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव के 6 स्टेप्स। पहले वो सबूत इकट्ठा करता है, यानी सोर्सेस कलेक्ट करता है। फिर उन्हें बहुत ध्यान से एग्जामिन करता है। क्या ये सोर्स असली है? किसने लिखा? क्यों लिखा होगा? उसके बाद वो एक हाइपोथेसिस यानी एक एजुकेटेड गेस बनाता है। फिर अलग अलग सोर्सेस को आपस में कंपेयर करता है, और तब जाकर आखिर में वो लिखता है हिस्टोरिकल नैरेटिव, जो हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। और इस जासूसी में उसकी हेल्प करती है दूसरी फील्ड्स, जैसे आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान, एपिग्राफी यानी इंस्क्रिप्शंस की स्टडी, और न्यूमिस्मैटिक्स यानी कॉइन्स की स्टडी। तो बात साफ है, भले लैब एक्सपेरिमेंट ना हो, ये प्रोसेस बहुत ही केयरफुल और साइंटिफिक है। अच्छा, तो ये तो हुई मॉडर्न हिस्ट्री की बात, पर क्या हमेशा से हिस्ट्री ऐसे ही लिखी जाती थी? बिल्कुल नहीं। चलिए अब टाइम मशीन में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, अपनी कहानियां और अपना इतिहास आने वाली जनरेशन्स तक कैसे पहुंचाते थे। जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तब क्या होता था? तब भी उन्हें ये ज़रूरत महसूस होती थी कि उनके एल्डर्स की कहानियां, उनकी लाइफ आगे बढ़ती रहे। इसके लिए वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे, जैसे कि केव पेंटिंग्स। आप देख सकते हैं, इन पेंटिंग्स के जरिए वो अपनी रोज़ की ज़िंदगी, जैसे शिकार के सीन्स, को रिकॉर्ड करते थे। इसके अलावा कहानियां सुनाना, गाने गाना, ये सब हिस्ट्री को पास ऑन करने के कॉमन तरीके थे। और आज मॉडर्न हिस्टोरियंस इन्हीं चीज़ों को हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट सोर्सेस की तरह देखते हैं। नाउ दिस इज़ अ गेम चेंजर। ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लिखी हुई हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, इसकी शुरुआत मानी जाती है मेसोपोटामिया के सुमर सिविलाइजेशन से। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक इंस्क्रिप्शन है जो आज से लगभग 6,500 साल पुराना है, 4500 BCE का।
इसमें सुमर के राजाओं और उनकी लड़ाइयों का रिकॉर्ड है। ये पर्टिकुलर पीस 2 राज्यों के बीच हुई एक बैटल के बारे में बताता है और आज ये फ्रांस के वर्ल्ड फेमस लूव्र म्यूजियम में रखा हुआ है। सोचो, इंसान ने लिखकर इतिहास को संभालना कितना पहले शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का सफर केव पेंटिंग से शुरू हुआ। अब हम एक लंबा जंप लेते हैं और आते हैं सेक्शन 3 पर, द राइज ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ से इतिहास लिखने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। ये एक नया और ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच था। बच्चों, इस स्लाइड पर स्टार मार्क कर लो। ये आपके बोर्ड एग्जाम का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1, इसका मेथड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, यानी सही सवाल पूछने पर। नंबर 2, सवाल एंथ्रोपोसेंट्रिक हैं। एंथ्रो मतलब ह्यूमन और सेंट्रिक मतलब सेंटर्ड, यानी इसके सवाल इंसानों के बारे में हैं, उनके एक्शंस के बारे में हैं, ना कि देवी देवताओं या मिथोलॉजी के बारे में। नंबर 3, हर जवाब रिलायबल एविडेंस यानी भरोसेमंद सबूतों पर बेस्ड होता है। एंड नंबर 4, ये इंसानियत के सफर का, मैनकाइंड्स जर्नी का एक ग्राफ प्रेजेंट करती है। तो ये साइंटिफिक अप्रोच अचानक से कहाँ से आ गया? इसकी जड़ें, इसके रूट्स हमें एंशिएंट ग्रीक राइटिंग्स में मिलते हैं। हिस्ट्री शब्द खुद एक ग्रीक टर्म है और ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने 5th सेंचुरी BCE में सबसे पहले इस वर्ड को अपनी बुक द हिस्ट्रीज के टाइटल में यूज किया था। इसलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। 18th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में फिलॉसफी और साइंस बहुत आगे बढ़ चुके थे। स्कॉलर्स को लगा कि अगर हम नेचर को साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं तो हिस्ट्री को क्यों नहीं। इसी सोच का नतीजा था कि 1737 में जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में पहली बार हिस्ट्री का एक अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट खोला गया। अब हम मिलेंगे उन बड़े बड़े स्कॉलर्स से जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री की नींव रखी, और हम इनको याद रखेंगे एक सिंपल मेथड से, पोर्ट्रेट, कोट, कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले मिलते हैं रेने डेकार्ट से। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने गोल्डन रूल दिया जो लाइफ में भी काम आएगा, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। इसका सिंपल मतलब है किसी भी चीज को तब तक सच मत मानो जब तक उसके सारे डाउट्स, सारे शक खत्म ना हो जाएं। हिस्ट्री के लिए उनका कंट्रीब्यूशन था कि हर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी को शक की नज़र से जांचा जाना चाहिए। नेक्स्ट है वॉल्टेयर। याद रखिए, इनका असली नाम था फ्रांसवा मारी अरुए। वॉल्टेयर ने एक रेवोल्यूशनरी बात कही। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजा और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। असली हिस्ट्री को समझने के लिए हमें उस दौर के हर एस्पेक्ट को देखना होगा। वहाँ के सोशल ट्रेडिशंस कैसे थे, ट्रेड, इकोनॉमी, खेतीबाड़ी कैसे होती थी। इस नई और इम्पॉर्टेंट सोच की वजह से वॉल्टेयर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी माना जाता है। अब आते हैं जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलियम फ्रीडरिख हेगल पर। देखो, इनका आइडिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर मैं आपको बहुत आसान करके समझाऊंगी। हेगल ने इस बात पर जोर दिया कि हिस्ट्री को एक लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। उनके हिसाब से इंसानी हिस्ट्री हमेशा आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, और इस प्रोग्रेस को समझाने के लिए उन्होंने एक खास मेथड दिया। हेगल के मेथड का नाम था डायलेक्टिक्स। नाम से घबराना मत, बहुत सिंपल है। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है थीसिस, यानी कोई एक आइडिया। एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्टेप 2 है एंटीथीसिस, यानी इसका आना इसका बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया, नहीं, स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। स्टेप 3 है सिंथेसिस। जब थीसिस और एंटीथीसिस में टकराव होता है, डिस्कशन होता है, तो एक नया और बेहतर आइडिया निकलता है। ओके, हफ्ते में 4 दिन यूनिफॉर्म पहनेंगे और 1 दिन कैजुअल्स। ये है सिंथेसिस। हेगल कहते थे कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री इसी तरह आइडियाज के टकराव से आगे बढ़ती है। 19th सेंचुरी में जर्मनी से एक और महान हिस्टोरियन आए, लियोपोल्ड वॉन रैंके। उनका एक ही मंत्र था, स्टिक टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने साफ कहा कि एक हिस्टोरियन का काम असली दस्तावेजों को अच्छे से जांचकर सच लिखना है, न कि अपनी इमेजिनेशन से मनगढ़ंत कहानियां बनाना। उनका फोकस था ये बताना कि असल में क्या हुआ था। इस ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बाद स्टेज पर एंट्री होती है एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थिंकर की जिनके आइडियाज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, और ये हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री कोई हवाई आइडियाज के बारे में नहीं, बल्कि जीते जागते इंसानों के बारे में है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन हिस्ट्री असल में क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष की हिस्ट्री है। समाज हमेशा से 2 क्लासेस में बटा हुआ है,
एक तरफ है हैव्स, यानी वो लोग जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे ज़मीन, फैक्ट्रीज, सब कुछ है, और दूसरी तरफ है हैव नॉट्स, यानी वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है और वो हैव्स के लिए काम करते हैं। मार्क्स का कहना था कि इन दोनों क्लासेस के बीच का संघर्ष यानी स्ट्रगल ही हिस्ट्री का इंजन है जो उसे आगे बढ़ाता है। उनकी वर्ल्ड फेमस बुक दास कैपिटल इसी आइडिया पर लिखी गई। अब हम 19th सेंचुरी से आगे बढ़ते हैं और 20th सेंचुरी में आते हैं। इस दौर में हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप, उसका दायरा और भी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। नए नए आइडियाज़ और नए स्कूल्स ऑफ थॉट सामने आए। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रांस में एक नया स्कूल ऑफ थॉट शुरू हुआ जिसका नाम था एनाल स्कूल। देखिए, पहले हिस्ट्री का फोकस सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, राजा, नेता और जंग पर होता था, लेकिन एनाल स्कूल के हिस्टोरियंस ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है। असली हिस्ट्री को समझने के लिए हमें उस समय के क्लाइमेट यानी मौसम, वहाँ के आम लोग, खेती बाड़ी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को भी हिस्ट्री में शामिल करना होगा। और इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की। इसमें सिमोन डे बोवार जैसे थिंकर्स ने हिस्ट्री को औरतों के, वुमेन्स पर्सपेक्टिव से दोबारा लिखने पर जोर दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे अलग सोच वाले स्कॉलर पर, जिन्होंने सब कुछ क्वेश्चन कर दिया। इनका नाम है मिशेल फुको। उनका हिस्ट्री को देखने का तरीका बिल्कुल ही नया था। मिशेल फुको ने कहा कि हिस्ट्री को बस एक टाइमलाइन की तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर देना काफ़ी नहीं है। उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये समझाना कि हिस्ट्री में ट्रांजिशंस कैसे हुए, एक युग से दूसरे युग में बदलाव क्यों और कैसे आए। इसलिए उन्होंने अपने मेथड को द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा। जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन की अलग अलग लेयर्स को खोदकर पास्ट को जोड़ता है, वैसे ही एक हिस्टोरियन को ज्ञान की अलग अलग लेयर्स को खोदकर ये समझना चाहिए कि चीज़ें कैसे बदलीं। और इसी अप्रोच को उन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेडिकल साइंस और जेल सिस्टम जैसे बिल्कुल नए एरियाज को हिस्ट्री में शामिल किया। तो दोस्तों चलिए अब पूरे चैप्टर का एक फटाफट माइंड मैप रीकैप करते हैं। हमने शुरू किया हिस्टोरियोग्राफी के मतलब से, यानी द साइंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। हमने जाना कि ये नेचुरल साइंस से अलग है। फिर हम हिस्टोरिकल डिटेक्टिव बने और हिस्टोरियन के 6 क्रिटिकल स्टेप्स को समझा। हमने केव पेंटिंग से मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स तक का सफर देखा। इस सफर में हमें मिले रेने डेकार्ट, जिन्होंने डाउट करना सिखाया, वॉल्टेयर, जिन्होंने आम आदमी को हिस्ट्री का हीरो बनाया, हेगल, जिन्होंने डायलेक्टिक्स का लॉजिक दिया, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने क्लास स्ट्रगल को हिस्ट्री का इंजन बताया, और आखिर में मिशेल फुको, जिन्होंने हिस्ट्री को एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह देखना सिखाया। और हाँ, हमने एनल स्कूल और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को भी डिस्कस किया। आई होप अब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि हिस्ट्री लिखने की खुद एक हिस्ट्री है, वो हमेशा बदलती रही है। तो सोचिए, आज से 100 या 200 साल बाद जब फ्यूचर के हिस्टोरियंस हमारे टाइम के बारे में, 21st सेंचुरी के बारे में, हमारे बारे में लिखेंगे, तो वो क्या और कैसे लिखेंगे, इस पर जरूर सोचना। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.